सबसे पहली बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं अगर या तो ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन कॉपर को देखिएगा तो कॉपर का 4s1 3d10 होता है। हमने पूरे इनऑर्गेनिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ दिया है। इनफैक्ट इनको हम क्वाइनेज मेटल भी कहते हैं। एटॉमिक रेडियस का बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो रेडियस होता है ये डिपेंड करता है दो टाइप के फोर्सेस पे। दो टाइप के फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे और मेरा इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीत सीरीज में, जहां पर हम कर रहे हैं सीयूटी और सीबीएसई बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और हमने पूरे इनऑर्गेनिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ दिया है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो, आपके लिए रिवीजन करना आसान हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो आज मैं आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट का जितना भी छोटा छोटा पार्ट होता है, जितनी भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, उसके बाद आप ले सकते हैं आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया, एलवाई फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें, आपका कैटालिटिक एक्टिविटी हो गया, सब कुछ मैं यहाँ पर बहुत ही कम समय में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी हम लोग करने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सारे अपडेट, सारी चीजें यहाँ पर मिलती रहे। ऑलरेडी इसको 25,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस परिवार का सदस्य बने। सदस्य बनने के लिए क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं विजेंद्र सर केमिस्ट्री, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कहते हैं? सबसे पहली बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट? वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। मतलब D1 से D9 तक होगा, D10 होगा तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ये आइदर ग्राउंड स्टेट में होगा या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर या तो ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं भी अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड आपका पाया गया, इनकम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया गया, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। नहीं पाया गया तो नहीं कहलाएगा। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सब ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, एक्सेप्ट ZnCdHg। जान CD देख रही होगी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Zn का 4s2 3d10 होता है। 3d10 होने की वजह से कंप्लीटली फिल्ड है। इवन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Zn+2 में भी ये 3d10 रहता है। लेकिन कॉपर को देखिएगा तो कॉपर का 4s1 3d10 होता है। यहां पर तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जब इसको आप ले जाएंगे +2 में तो ये 3d9 होके इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। और इसीलिए कॉपर AgAu आपका ट्रांजिशन मेटल है। इनफैक्ट इनको हम क्वाइनेज मेटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांजिशन मेटल की बात। कॉपर AgAu आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस का बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो रेडियस होता है ये डिपेंड करता है दो टाइप के फोर्सेस पे। दो टाइप के फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? एक फोर्स लगता है, न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन पे। तो जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, नहीं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पास आता है, पास आएगा तो रेडियस घटेगा। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है तो रेडियस घटता है। रिपल्सिव फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पे, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो जब हम स्कैंडियम से जिंक में जाते हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो देखना पड़ेगा, मतलब एक घटा रहा है एक बढ़ा है, तो देखना पड़ रहा है कौन ज्यादा बढ़ेगा कौन कम बढ़ेगा। तो मैग्नीज तक आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ता है, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पास आएगा, रेडियस घटेगा मैग्नीज तक। लेकिन आयरन में पहली बार ऐसा होता है कि देयर इज 4s2 3d6। 3d6 में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गया।
गया। जैसे ही एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, पेयरिंग स्टार्ट हुआ, मतलब रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया, तो यहां से रिपल्सिव फोर्स का बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो एक ही बार में ज्यादा नहीं हो जाएगा, पहले बराबर होगा, तो अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव होगा, तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन जब आप कॉपर पे जाएंगे तो 4s1 3d10 हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका क्या होगा, यहां पे रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा तो आपका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। तो शुरू में रेडियस डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज कर जाता है। आप ये ग्राफ में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन इन सभी में पाया जाता है, और लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, रेडियस बराबर हो जाता है जेडर का एचएफ के, एनवी का टीए के, एमओ का डब्ल्यू का, टीसी का आरई के, आरयू का ओएस, आईआरआर, इन सब का बराबर हो जाता है। मतलब अगर सीरीज वाइज बात करें तो ये आपका फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो किसका रेडियस बराबर होता है, सेकंड और थर्ड का बराबर होता है। और ये क्यों होता है, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि इनके बीच में लेंथ एंड वाइड पाया जाता है, और लेंथ एंड वाइड में होता है एफ ऑर्बिटल, एफ के इलेक्ट्रॉन, जिसका होता है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग मतलब लेस रिपल्सन मतलब मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बढ़ता है तो रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। नीचे जाते हैं तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ता तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस बराबर हो जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेकेंड सीरीज का थर्ड सीरीज का रेडियस बराबर होता है। जैसे जेडर का 160 है, एचएफ का 159 है, न सिर्फ रेडियस बराबर होता है, साथ ही साथ इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो आप देखेंगे, आपको पता है कि यहां से यहां तक रेडियस आपका डिक्रीज करता है। बताओ, रेडियस डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, करेगा। और मास की बात करोगे तो मास तो थ्रू आउट बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। तो यहां पर वॉल्यूम घटा तो आपका डेंसिटी बढ़ा, यहां से यहां तक आपका रेडियस कांस्टेंट था तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, राइट है। तो लेकिन मास बढ़ रहा है तो इसलिए डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन जब यहां जाओगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए डेंसिटी इंक्रीज करता है अप टू कॉपर, कॉपर तक डेंसिटी आपका इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, याद रखिएगा। इनफैक्ट आप ग्रुप में जाएंगे तो आपके डेंसिटी का कुछ ऐसा ऑर्डर होता है, ग्रुप में नीचे जाने पर डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती है। इनफैक्ट 5D का बहुत ज्यादा होता है 4D से, बिकॉज 5D और 4D का रेडियस बराबर हो गया तो वॉल्यूम तो सेम हो गया, लेकिन आपका मास बढ़ गया तो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगली पॉइंट है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाले बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएगी। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं, मतलब मेटल के अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, बहुत सारे मेटल के, आप समझिए कि जैसे मैग्नीशियम, तो बहुत सारे मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल के अंदर जो रहता है, बॉन्डेड रहता है, किस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहता है, उसे, उस बॉन्ड को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो ये मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है, मेटल के अंदर का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, दो मॉलिक्यूल काफी स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उस मॉलिक्यूल को, उस एटम को, उस मेटल को दूर करना, मतलब उसके मेटल के एटम को दूर करना टफ होगा, उसको दबाना टफ होगा। मतलब मेटल की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक कैरेक्टर के। और ये जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, ZnCdHg सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है, क्योंकि ऑन पे इलेक्ट्रॉन जीरो है। मेटल की हार्डनेस किस बात पर डिपेंड करेगी, मान लो ये मेटल का है, ये इस घड़ी में ये मेटल का है, इसको दबा रहे नहीं दब रहा है, क्यों नहीं दब रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है काफी स्ट्रॉन्ग है। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और तो इसमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, इसलिए सॉफ्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेल्टिंग भी किस पर डिपेंड करता है, आप सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हो, दो मॉलिक्यूल जब दूर जाते हैं, सॉलिड के दो मॉलिक्यूल जब दूर जाते हैं तो लिक्विड बनता है। तो अगर इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स स्ट्रांग है तो इनको दूर करना टफ होगा। तो ये फोर्स कौन सा है, मेटेलिक बॉन्ड। तो जिसका मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और मेटेलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है,
नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर मैंने आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिख के दे दिया है, एक यहां पर मिसिंग है, क्रोमियम के बाद मैग्नीज मिसिंग है, तो स्कैंडियम में 1 होता है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3 और क्रोमियम में 6 होता है, क्योंकि 4s1 3d5 होता है, तो आप दोनों को 5 और 1 6 हो गया, मैग्नीज का 5 हो गया, आयरन का 6, इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्रोमियम तक, इसीलिए आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रोमियम तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। तो लेकिन यहां पर देखिए मैग्नीज का कुछ यहां होना चाहिए था, लेकिन ये ड्रिप, ये यहां पर डिप देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिप है किस वजह से, ये आपको जानना चाहिए। तो ये जो डिप है ग्राफ में इस वजह से है क्योंकि मैग्नीज में आपको मिलता है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड मिलने से बढ़ती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ गई अगर, तो उससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो मेटेलिक बॉन्ड वीक हो गया, इसीलिए मैग्नीज का देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आता है, आयरन का 4 आता है, फिर भी मैग्नीज का कम है मेल्टिंग पॉइंट आयरन से। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा 3D सीरीज में क्रोमियम का होता है, फिर आपका घटता है, मैग्नीज में ड्रॉप इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हाफ फिल्ड होता है। आपसे भी पूछा था जेडन का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, क्योंकि जेडन में देयर इज अ फुल फिल्ड, देयर इज अ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जेडन, जेडन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि ये सेम चीज एमओ का मैक्सिमम होगा, मतलब सीआर के जस्ट नीचे एमओ होता है, तो एमओ का मैक्सिमम होगा। ये 3D सीरीज का है, 3D सीरीज की बात हो गई, ये 4D का है, ये 5D का है, तो 4D में एमओ का मैक्सिमम होगा और ड्रॉप देखने को मिलेगा यहां पर टीसी का, टीसी में आपको एक डिप देखने को मिल रहा है, टीसी का एक्सपेक्टेड से कम है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन कर रहा है हाफ फील्ड की वजह से। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। एक चीज और ध्यान जानिए कि जैसे 3D 4D 5D में हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं या ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो इससे आपसे सवाल एक ही पूछा जाता है कि एमएन का कम क्यों है, क्योंकि हाफ फील्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है बेटा, आप वर्ड को समझिए, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, एटोमाइजेशन मतलब एटम का फॉर्मेशन। जब किसी एटम को सॉलिड स्टेट से हीट करके आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में ले जाते हैं, उसमें जो एनर्जी लगती है दैट इज नॉट एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब आप सॉलिड मेटल को पहले हीट करोगे, लिक्विड बनाओगे, मतलब मेल्टिंग लगेगा, फिर उसके बाद उसको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे, मतलब बॉइलिंग लगेगा। मतलब यहां पर जो आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ये डिपेंड करेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। तो ट्रांजिशन मेटल का हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। क्यों होता है पूछा जाता है, इसलिए होता है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। Zn हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, इसलिए Zn का कम होता है। ग्राफ आप देखेंगे लगभग सिमिलर टू मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों इफेक्ट इसमें आ रहा है और भी कई फैक्टर्स पे आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि Zn का लोएस्ट क्यों होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में बस आपको ये ऑर्डर याद कर लेना है। ये ऑर्डर मैं आपको याद कराता हूं। देखिए जान फिर कोई नहीं, जान फिर कोई नहीं, ओहो, जान फिर कोई नहीं, मैं तुझे मैं तुझे मैं तुझे मैं तुझे रुला भी सकती हूं, मैं तुझे रुला, क्राई, सीआर से क्राई और भी से भी, रुला भी सकती हूं। बहुत ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंजॉय करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है तुम्हारा पहला पहला प्यार है, लेकिन ज्यादा खुश मत हो जाओ, मैं तुम्हें रुला भी सकती हूं। तो जान फिर कोई नहीं, मैं तुझे रुला भी सकती हूं, इन दोनों को मिला दिया कोई। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चार्ज पर एटम, चार्ज पर एटम बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उसका 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है आयनिक बॉन्ड बनाए, या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और जिससे शेयरिंग हुई है वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, तभी तो इस पे प्लस आया है। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात बोला जाता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है उसका एक ही रीजन आएगा। जब जब आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी, जैसे ट्रांजिशन मेटल में यहां पूछा गया, कल को आपसे एक्टिनोइड में पूछा जाएगा, जहां जहां पूछा जाएगा आप एक ही बात बोलना, एनर्जी डिफरेंस अगर कम रहेगा
एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा, एनर्जी दोनों का सिमिलर रहेगा, तभी आपका मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपसे पूछा जाता है ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s, यहां 3D और 4s के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे Zn एंड Sc डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, 2 है, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 नहीं शो करता। आप ये डायग्राम से यहां पर ये टेबल से देख सकते हैं कि सब +2 शो कर रहे हैं बट स्कैंडियम नहीं कर रहा है। सब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं बट स्कैंडियम और जिंक नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात होगी आप एक ही पॉइंट ध्यान में रखेंगे, मतलब 4 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है, मतलब S0D0 आता है तो स्टेबल होगा। फुल्ली फिल्ड आता है, D10 आता है तो स्टेबल होगा। D5 आता है तो स्टेबल होगा। D3 आता है तब भी स्टेबल होगा। हम लोग क्या करते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं 3+2 में। अगर इनको 3+2 में तोड़ दिया गया तो ये बन जाता है T2G। और T2G में कितने डब्बे, T2G में आपके बेटा डब्बे हो गए, यानी ऑर्बिटल्स कितने हो गए, T2G में ऑर्बिटल हो गए 3 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6। तो अगर 3 आया इसका मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज T2G हाफ फिल्ड। तो या तो D0 हो, D0 के साथ S0 हो, D10 हो, D5 हो और D3 हो, इनमें से कुछ भी आपको मिले तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा। अब उसी चीज को यहां लगा देना। यहां पर मैंने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के हाथ पीले कर रखे हैं, जिनके हाथ मैंने पीले कर रखे हैं वो स्टेबल होता है। अब एक और बात ध्यान रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू होती है S और D के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के निकाली जाती है अप टू मैग्नीज। ठीक है, एक और तरीका है कि ये ग्रुप नंबर देख लीजिए, जो ग्रुप नंबर है वही आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है अप टू मैग्नीज। जैसे मैग्नीज का ग्रुप नंबर 7 है तो मैक्सिमम 7 है, इसका 6 है तो 6 है, इसका 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है। ठीक है, अब स्टेबल की जब बात आती है तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि स्कैंडियम का 3 क्यों स्टेबल है, क्योंकि 4s0 3d0 है, इनर्ट गैस हो गया, तो ये सब आपके इनर्ट गैस वाले हैं इसलिए स्टेबल है। अब आपसे पूछा जाए क्रोमियम का 3 क्यों स्टेबल है, क्योंकि क्रोमियम 3 में अगर आप बात करोगे तो ये 4s0 3d3 है, T2G हाफ फिल्ड का केस आ गया इसलिए स्टेबल है। मैग्नीज 2 में क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये 4s0 3d5 है, ये हाफ फिल्ड है इसलिए आ गया। एक और क्वेश्चन पूछा था, आयरन का 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2 और 3, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप देखेंगे ये आपका 4s0 3d6 होता है और ये आपका 4s0 3d5 होता है। 3d5 वाला आपका हाफ फिल्ड है इसलिए आयरन 3 ज्यादा स्टेबल होता है आयरन 2 से। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे 3D सीरीज में पूछा जाए तो 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है Mn, दैट इज +7। याद रखिएगा कॉपर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि कॉपर +1 में 4s0 3d10 बन जाता है, फुल्ली फिल्ड बन जाता है इसलिए शो करता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होती है तो वो होता है 8, मतलब पूरे डी ब्लॉक में, और शो करते हैं Ru एंड OS। याद रखिएगा डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर CrMOW, एक ग्रुप हम लोग लेते हैं, इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिला 3 और 6। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो 3 है इसको मैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता हूं, इसको हायर बोलता हूं। तो हायर की जो स्टेबिलिटी है ये नीचे जाने पर, स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज करती है और लोअर की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि Cr+6 आपका लेस स्टेबल होगा MO+6 और W+6 से, और रिवर्स भी आप लिख लेंगे, Cr+3 इज मोर स्टेबल देन MO+3 इज मोर स्टेबल देन W+3। बात आई समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नीचे जाने पर +3 वाले की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, +6 वाले की इंक्रीज कर रही है, इसीलिए Cr+3 इज मोर स्टेबल देन Cr+6। ठीक है, तो इसलिए Cr+6 में जब भी होता है ये जाता है Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर होता है इसका रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है
वो कौन सा एजेंट होता है, वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cr+6 में जब भी रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन MO+6 और W+6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों स्टेबल है। Cr+6 में क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये 3 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कोई वैल्यू आपकी निगेटिव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव है, दैट मींस आयन इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन। इसका निगेटिव का मतलब नो होता है, पॉजिटिव का मतलब यस होता है, मतलब इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब जब भी आपको ई नॉट लिखा हो, ई नॉट M+2 से M, इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग है कि ये +2 से 0 का ई नॉट निकाला हुआ है, इसका ई नॉट निकाला हुआ है, ठीक है, इसका ई नॉट दिया हुआ है। तो अगर ये ई नॉट आपका निगेटिव आता है, मतलब ये जो +2 है ये +2 से 0 में नहीं जाना चाहता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब +2 से 0 में जाना चाहता है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे यहां देखिए Mn की आप वैल्यू देखेंगे, ये ग्राफ है जो -1.5 से आगे बढ़ते हुए कॉपर में पॉजिटिव हो रहा है, सबका निगेटिव होता है, सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो ये जो ग्राफ जा रहा था ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, बट यहां पर मैग्नीज में डिप देखने को मिला, एक्सपेक्टेड से कम में देखने को मिला। इसका क्या मतलब है, क्यों देखने को मिला? तो मैग्नीज Mn+2 से Mn की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या है, नो। तो मतलब ये +2 से Mn में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसका 4:3d5 है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसलिए नहीं जाना चाहता है। अगर Zn का देखिएगा तो बहुत ज्यादा निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि निगेटिव का मतलब नो होता है, मतलब ये +2 से Zn में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि ये स्टेबल है, ये फुलफिल्ड है, 3d10 है। तो ऐसे ही करके आपको सवालों के जवाब देने होंगे। अब अगर यहां पर आप देखेंगे तो यही ई नॉट 3 से 2 का दिया हुआ है। स्कैंडियम की वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव होती है, 3 से 2 की वैल्यू, स्कैंडियम 3 से 2 की वैल्यू निगेटिव है। क्या मतलब है? ये 3 से 2 में नहीं जाना चाहता, निगेटिव का मतलब नो। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि ये 3d 0 है, 4a0 3d0 ई नॉट गैस है +3 में, लेकिन +2 में बात करिएगा तो 3d1 है, तो स्टेबल इधर है तो इधर क्यों जाएगा, इसलिए वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव है। मैग्नीज का देखिएगा तो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि 3 से 2 में ये जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि 3 में 3d4 है और 2 में 3d5 है, हाफ फील्ड है, तो इधर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इधर से इधर जाना चाहता है। आगे देखिएगा Zn का वैल्यू भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि Zn 3 से 2 में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि यहां पर ये 3d9 है, 3d10 है, 3d10 फुलफिल्ड है तो जाना चाहता है। बस आपको ऐसे ही करके सोचना है, आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ मैंने यहां पर क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि जैसे कहा है Cr+2 इज रिड्यूसिंग, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन कराओ, उसको 2 से 3 में भेजो, ठीक है। अगर बोल रहा है कि Mn+4 इज ऑक्सीडाइजिंग तो उसका रिडक्शन कराओ ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो रिडक्शन होता है, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्टेबिलिटी चेक करो, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अगला टॉपिक हमारा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे मैग्नीज का 7 होता है, क्रोमियम का 6 होता है, तो ये कब स्टेबल होते हैं? तो ये सब स्टेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों होते हैं ऑक्सीजन के साथ? क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना के स्टेबलाइज करता है कंपाउंड को। फ्लोरीन के साथ क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगी, इसलिए फ्लोरीन के साथ बनाते हैं। अब जो ये Mn है, Mn ये हैलाइड के साथ +7 नहीं शो करता। हैलाइड मतलब फ्लोरीन के साथ, Mn आपका फ्लोरीन के साथ +7 नहीं शो करता, मतलब MnF7 नहीं बनता। क्यों? 7 फ्लोरीन Mn के आसपास आते हैं तो सातों फ्लोरीन आपस में ही रिपल्सन कॉज करने लगते हैं, जिसको हम स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं, इसलिए स्टेबल नहीं होता है। लेकिन कौन सा स्टेबल होता है? MnF4 स्टेबल होता है, ठीक है, और साथ ही साथ MnO3F भी स्टेबल होता है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और यहां पर भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 है और टोटल एलिमेंट कितने हुए?
टोटल 3 और 1 4, सराउंडिंग एलिमेंट कितने, सराउंडिंग एटम कितने, 4 ही हुए, तो 4 एटम से ही 7 शो कर दिया, बट यहां पर 7 एटम से 7 शो कर रहा है, तो रिपल्सन ज्यादा हुआ, यहां रिपल्सन कम हुआ, इसलिए स्टेबल हो गया। साथ ही साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है Mn के साथ, उससे भी स्टेबिलिटी मिली। तो हाईएस्ट फ्लोराइड जो होता है MnF4 है, और हाईएस्ट ऑक्साइड आपका Mn2O7 है। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर आप रिएक्शन करवाते हैं कॉपर +2 और F- का, तो ये सिंपल रिएक्शन होता है और ये बनाता है बेटा CuF2। सेम हैपेंस विथ क्लोराइड ब्रोमाइड बट नॉट आयोडाइड। जब यही रिएक्शन आयोडाइड के साथ होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके इसको ऑक्सीडाइज करके 0 में भेज देता है, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो खुद +2 से +1 में आ जाता है। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, Cu+2 जब I- से रिएक्शन करता है तो बनाता है Cu2I2 और I2। लेकिन बाकी हैलाइड्स जो होते हैं वो आपका CuF2 बनेगा, CuCl2 बन जाएगा, CuBr2 बन जाएगा आराम से, लेकिन CuI2 नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, उसका रीजन आपको यहां दिया हुआ है, क्योंकि I2 इज द बिगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लिखेंगे तो F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, I2 खराब होता है, इसीलिए Cu+2 आप कहेंगे कि Cu+2 I- कोई I2 में क्यों भेजा, क्योंकि I2 इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक और बात है, यहां पर एक रिएक्शन दिया कॉपर +1 का एक्वस मीडियम में, तो आपको पता होगा हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप पानी में डालोगे +2 और +1 को, तो +2 का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा वाटर के साथ, चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, इसीलिए कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 इन एक्वस मीडियम वाटर। तो कॉपर +1 जब भी बनाओगे कॉपर +2 में चला जाएगा, और अगर कॉपर +2 में जा रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन दूसरा कॉपर +1 ले लेगा, तो ये कॉपर 0 बन जाएगा। मतलब कॉपर +1 से +2 में जा रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 में जा रहा है तो हो रहा है रिडक्शन। जब भी ऐसा हो, एक ही स्पेसीज एक ही बार में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डीपीपी रिएक्शन। तो यहां पर कॉपर +1 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, डीपीपी रिएक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, जिस वजह से यहां पर कॉपर +1 विल बी कन्वर्टेड टू कॉपर +2 एंड कॉपर, याद रखिएगा। तो कॉपर +1 आपका एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो +2 और 0 चला जाता है। अब ये जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, बट आपको यहां जान लेना है क्यों बनाता है, रीजन क्या है। साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है तो भी क्या हेल्प करेगा, बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब मेटल एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए, तो ये मेटल है, ये लिगेंड होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा। तो इसके पास डी ऑर्बिटल के पास बहुत सारा खाली ऑर्बिटल होता है, इसीलिए डी ऑर्बिटल बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी, ये जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये अपने सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर सकता है। जैसे हाइड्रोजनेशन आपको मैं समझाऊं, तो ये सरफेस के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बन जाता है, और ये जो बॉन्ड बनता है इससे एनर्जी रिलीज होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी में यूज होती है, इस बॉन्ड को तोड़ने में यूज होती है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में यूज होती है। जैसे यहां पर कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब निकल का सरफेस ज्यादा हो, तभी तो ये रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने देखा कि आयरन +2 और +3 दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, 3 से 2 में आ जाएगा, 2 से 3 में जा सकता है। तो इस वजह से आपका ये जो आपका ट्रांजिशन मेटल है कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल भी इसका एक रीजन है, बट मेन रीजन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये दोनों है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ कैटलिस्ट है जो आपको डायरेक्ट रट लेना है। जैसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट होता है V2O5, रट लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस में Fe2O3, ओसवाल प्रोसेस में
PTRH, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट TiCl4, C2H5 थ्राइस Al, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में निकल PD, विल्किंसन कैटलिस्ट RSCl PPS3। ये भी याद रखिएगा किस प्रोसेस में बनता क्या है। जैसे हाबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनता है, ठीक है, SO2 कन्वर्ट होता है SO3 में, ओसवाल प्रोसेस में HNO3 बनता है, जिगलर नट्टा यूज होता है कैटलिस्ट पॉलीमरेशन ऑफ अल्कीन में। इस तरह से करके आप ये टेबल याद करिएगा। डायरेक्ट सवाल आता है टेबल से, आपके CUT में आता है, नीट में आता है, हर जगह आता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, V2O5। आगे बढ़िए। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, क्या होता है, जैसे आपके पास कोई मेटल होता है तो मेटल में इस तरह से इसके एटम रहते हैं, तो इसमें बहुत सारा खाली जगह होता है। तो इस खाली जगह को, मेटल के अंदर जो खाली जगह है उसमें छोटा छोटा एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जब जाके फंस जाता है, उससे जो कंपाउंड बनता है, उसके अंदर जाके, मेटल के अंदर जाके जब छोटा छोटा एटम जाके फंस जाता है, उससे जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्मॉल एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। मेटल के क्रिस्टल लैटिस में छोटे छोटे एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जब जाके फंस जाता है, उससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे अगर Ti में कार्बन जाके फंस गया तो TiC बन जाता है, वेनेडियम में हाइड्रोजन जाके फंस गया तो वेनेडियम H0.56 बन जाता है। सर ऐसा ये कौन सा कंपाउंड है? ये जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, ये नॉर्मल कंपाउंड की तरह नहीं होते, तो ना ही आयनिक होते हैं ना ही कोवैलेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। सोचिए अगर कोई मेटल है उसमें खाली जगह, आपने खाली जगह को भर दिया, कोई भी चीज दबता कैसे, जैसे ये बैलून है, आप दबा रहे, दब रहा है, क्यों दब रहा है, इसमें खाली जगह है, खाली जगह को भर देंगे दबेगा नहीं। तो अगर खाली जगह को आप भरते हैं, उससे जो कंपाउंड बनता है उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। जैसे टाइटेनियम में खाली जगह था, आप दबा रहे थे, दब रहा था, आपने खाली जगह को भर दिया, खाली जगह को भर दिया तो हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला वही पॉइंट है कि दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं। और साथ ही साथ आपने खाली जगह को भर दिया, तो पहले आप मेल्ट करते थे तो टाइटेनियम को मेल्ट करते थे, अब आप मेल्ट करिएगा तो किसको मेल्ट करिएगा, अब आप मेल्ट करिएगा साथ साथ कार्बन को भी। तो आपका टेम्परेचर ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, दे आर वेरी हार्ड, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं रहा है। यहां पर टाइटेनियम के अंदर कार्बन जाके घुस गया है, टाइटेनियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दिया, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुआ, तो उसका इलेक्ट्रॉन पहले की तरह है, तो इलेक्ट्रॉन आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे पहले की तरह मूव करेगा, तो मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी एक कंपाउंड बन चुका है, अब ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, दे आर केमिकली इनर्ट। जब भी एग्जाम में सवाल आता है इन चारों पॉइंट से आता है, चारों पॉइंट याद कर लीजिए, चारों पॉइंट से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अगला अलवाई फॉर्मेशन। अलवाई कैसे बनता है? अलवाई बनता है दो मेटल्स या एक मेटल नॉन मेटल को मिलाने से। कैसे मिलाते हैं? उनको हम गर्म करते, हीट करते तो पिघल जाता है, पिघल जाता है तो मिला देंगे, उसके बाद ठंडा कर देते हैं तो अलवाई बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किसी को भी मिला देंगे, किसी भी दो सॉलिड मेटल को मिला देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जिनका रेडियस सिमिलर होगा उन्हीं को मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि एक आपका इतना बड़ा वाला है एक छोटा वाला है मिला दीजिएगा, नहीं मिलेगा। जिनका रेडियस सिमिलर होगा, रेडियस में 15% का डिफरेंस होगा, कितना परसेंट का? 15% का डिफरेंस होगा, उन्हीं से आप अलवाई बना सकते हैं। तो आपके ट्रांजिशन मेटल्स का जो रेडियस होता है काफी सिमिलर होता है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल ढेर सारे अलवाई बनाते हैं। जैसे ब्रास बनता है कॉपर जिंक से, ब्रोंज बनता है कॉपर टिन से, जर्मन सिल्वर, नाम में सिल्वर लेकिन सिल्वर होता नहीं है, मतलब दिखाने के लिए। तो इसमें जर्मन सिल्वर कैसे बनता है? कॉपर, जिंक और निकल से मिलके। तो यहां पर यह चीज भी खत्म हुआ, समरी। तो मैंने क्या किया, जितने छोटे छोटे टॉपिक थे सबको पढ़ा दिया। अब आगे क्या बचा हुआ है? इस चैप्टर को हमने कैसे तोड़ा था? हमने सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, फिर हमने प्रॉपर्टीज बताई। अब आगे एक वीडियो लाएंगे जिसमें कंपाउंड्स और रिएक्शन बताएंगे। वो वीडियो भी काफ़ी स्पेशल होगा। बच्चों को अलग से रिएक्शन पढ़ने का मन होता है, वो चाहते अलग से रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपको हम देंगे, करके देंगे। तो इस तरह से हमने डी ब्लॉक चैप्टर को तोड़ दिया, आसान बना दिया। तो आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, लेक्चर कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो अब होमवर्क क्या रहेगा, आप एक बार इसके बाद ये नोट्स अच्छे से बनाइए। इसको जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ये जो क्लास नोट्स है
इसको अच्छे से रिवाइज करना है। और आप चाहें तो आप एक बार एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं और आप पीवाईक्यू लगाइए ना, सब बनेगा। सर इतना शॉर्ट में पढ़ाया फिर भी बनेगा क्या? जरूर बनेगा। मैंने आपको शॉर्ट में जरूर पढ़ाया, लेकिन हर एक छोटा चीज पढ़ाया है, एक भी चीज छोड़ा नहीं है। जो बच्चे मेरे से बैचेज में पढ़ते हैं उनको पता है, जितना बैच में कंटेंट देता हूं उतना ही दिया हूं, ठीक है, उतना ही दिया हूं। ये तो मेरी कला है कि मैंने इतने कम समय में आपको दे दिया कि आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आप टेलीग्राम चैनल भी सीयूटी वाला का जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल्स, लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स और क्लास नोट्स। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन करिए और सीयूटी वाला का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। और इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा।